Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is given in the slides. Its name is Operations Management. It is a 10th edition by Jay Heiser and Barry Randall. Today what we will be discussing is chapter 3. This entire lecture is dedicated to the numerical problems of this chapter 3. The chapter 3 is project management. This will be in your book by under chapter 3. Let's again discuss what we have studied so far. We have seen what is project management, what is project scheduling, project controlling. हमने ये देखा कि जी प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए 3 एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहली एक्टिविटी प्लान करना, फिर उसको स्केड्यूल करना और फिर प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना. हमने ये भी देखा कि प्लानिंग किस प्रोजेक्ट से पहले की जाती है. हमने टाइम फ्रेम वाली देखा कि जी एक स्लाइड में अगर आपको याद हो इनिशियल लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग किस टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की जाती है. प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से ज़रा सा पहले या उस टाइम पे स्टार्ट होना, थोड़ा ऑलमोस्ट स्टार्ट के साथ साथ चल रही होती है. और कंट्रोलिंग जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो प्रोजेक्ट के अंदर उनको कंट्रोल किस तरह किया जाता है, वो सारे का सारा प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के अंदर आता है और वो हम करते जाते हैं जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे जाता है. फिर हमने देखा कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी हैं. हमने इसके अंदर गैंट चार्ट पढ़ा, इसके अंदर हमने CPM क्रिटिकल पाथ मेथड और हमने PERT प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसका नाम है वो हमने पढ़ा. हमने सारा देखा किस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं. CPM PERT हमने ये देखा कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट का एक नेटवर्क बना सकते हैं. नेटवर्क बनाने के लिए हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखी, जिसके अंदर एक अप्रोच थी एक्टिविटी ऑन नोड और दूसरी अप्रोच थी एक्टिविटी ऑन एरो. हमने बिल्कुल डिफरेंट थोड़ी बहुत अपने लेक्चर्स के अंदर ये भी देखा कि किस तरीके से हम ये नेटवर्क एक्टिविटी ऑन नोड या एक्टिविटी ऑन नेटवर्क के बना सकते हैं, प्रोजेक्ट को मॉडल कर सकते हैं थ्रू दीज अप्रोचेस. उसके बाद हमने देखा फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है, एक्टिविटीज़ के अंदर स्लैक किस तरीके से निकाला जा सकता है, क्रिटिकल पाथ की किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्रिटिकल पाथ वो होता है जिस पे वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका क्रिटिकल टाइम 0 हो, जिनके अंदर स्लैक टाइम 0 हो, जिनके अंदर थोड़ा सा भी वो टाइम ना हो कि जी आप उनको आगे पीछे कर सको. फिर हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कि अगर आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर वेरिएशन हो, टाइम वेरिएशन के मोस्ट लाइकली टाइम ये है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं. उस केस में फिर हमने PERT का देखा कि जी PERT ने क्या अप्रोच दी थी. इसी तरह हमने प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बारे में देखा कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकालना सीखी कि क्या 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट इस टाइम में ख़त्म हो, या प्रोबेबिलिटी बताए 15 दिनों में ख़त्म हो जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 16 दिनों में ख़त्म हो जाए, वो टाइम बताओ कि जब आपके 100% श्योर हो कि जी आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा. फिर हमने आखिर में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो थी प्रोजेक्ट क्रैशिंग, कि अगर आपका किसी ना किसी वजह से प्रोजेक्ट का टाइम कम करना पड़ जाए या आप डिले हो गया आपका प्रोजेक्ट, अब उसको वापस ऑन ट्रैक लाना है तो फिर आप उसको प्रोजेक्ट क्रैश करते हो. प्रोजेक्ट क्रैश का क्या मतलब है, आप ज़्यादा पैसे डालते हो प्रोजेक्ट के अंदर, ज़्यादा रिसोर्सेज डालते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम ख़त्म हो जाए. आज जो हमने इस लेक्चर के अंदर करनी है वो कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस करने हैं. मैंने 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट की हैं, 3.6, 3.14 एंड 3.20.
ये तीनों इवन नंबर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनके जो आंसर्स हैं, नॉट सॉल्यूशंस, आंसर्स आप लोगों को बुक के आखिर में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट के जी मैं आज आपको इनको सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान क्लियर नहीं हो सके तो मैंने ये 3 प्रॉब्लम्स इसीलिए सिलेक्ट किए हैं कि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो लेट्स रिव्यू के जी कौन कौन से डिफरेंट हमने फॉर्मूलाज देखे हैं अभी तक आपकी इस चैप्टर के अंदर। हमने देखा कि जी स्लैक क्या होता है। स्लैक क्या होता है? स्लैक होता है आपने LS, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश, अर्लीस्ट फिनिश। ठीक है, इनका रिलेशनशिप होता है। स्लैक इन दोनों से आप इनके डिफरेंस से फाइंड कर सकते हो। जब आप फॉरवर्ड पास कर रहे होते हो तो फॉरवर्ड पास में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ फॉरवर्ड पास। जब यू आर डूइंग अ फॉरवर्ड पास ऑन योर नेटवर्क तो आप क्या करते हो, आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ रही हो कि जी 2 एक्टिविटीज के बाद आपने एक एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी C जो है वो एक्टिविटी A और B के ख़त्म होने के बाद कर सकते हो। तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है कि जी ES, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी C इज द maximum value of EF of all predecessors, यानी कि of all predecessor, यानी कि जो C का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो इन दोनों का A और B का जो मैक्स वैल्यू होगी उन दोनों में से EF की, अर्लीस्ट फिनिश की, वो इस्तेमाल हम करेंगे। इसी तरह हमने देखा जब हम बैकवर्ड पास कर रहे होते हैं, BACK वर्ड पास, तो फिर हम क्या करते हैं बैकवर्ड पास इस तरह की सिचुएशन में कि जी आपके पास एक एक्टिविटी से 2 एक्टिविटीज में निकल रहा है। तो इस केस के अंदर हम जो LF A का जो LF होगा, लेटेस्ट फिनिश जो होगा, वो B और C की जो मिनिमम वैल्यूज ऑफ LS होंगी उस पे डिपेंड करता है कि जी B और C की जो LS वैल्यूज है लेटेस्ट स्टार्ट, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी फिर वो LF ऑफ A बनेगी। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पहले भी देखे हैं और मैंने आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज कि हम जब आज करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर तो ये हमें याद रहें। इसी तरह एक और चीज़ हमने देखी थी कि किसी भी एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट पर टाइम पीरियड या पर टाइम यूनिट आप अगर देखते हो तो क्या होता है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट पर टाइम निकाल सकते हो। टाइम पीरियड आपका वीक में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम डिफरेंट क्रैश कॉस्ट पर पीरियड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम 3.6। प्रॉब्लम 3.6 को हम पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। XYZ is developing a program in leadership training for middle level managers। कोई बंदा है या कोई बंदी है, वो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं कि जी कि मिड लेवल मैनेजर्स हैं उनको कोई ट्रेनिंग देनी है, तो उस ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो बनाना चाहते हैं। XYZ has listed a number of activities that must be completed before a training program of this nature could be conducted। ठीक है, अब उसने एक टेबल बना दिया है जो नीचे आप देख रहे हो, एक्टिविटीज दी हुई हैं, उसके प्रेडिसेसर्स दिए हुए हैं और उसका टाइम दिया हुआ है इन डेज।
अब हमने करना क्या है इसके अंदर, हमने ये करना है कि वी हैव टू डेवलप पार्ट ए जो है इसका, डेवलप एन एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क फॉर दिस प्रॉब्लम। दूसरा इसका पार्ट है कि जी हमने इसका क्रिटिकल पाथ बनाना है। तीसरा हमने ये देखना है कि जी इस टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कितना है, और हमने ये भी देखना है कि व्हाट इज द स्लैक टाइम फॉर ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा, हम फिर से अपने पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सीपीएम के, हम वो रिवाइज कर लेंगे कि जी एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क किस तरह बनाना है, क्रिटिकल पाथ क्या होगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम क्या होगी, और प्रोजेक्ट के अंदर स्लैक कितना होगा। ठीक है, लेट्स सी। आपके पास एक्टिविटीज है, ए एक्टिविटी है, उसको कितना टाइम लगेगा खत्म होने में वो दिया हुआ है, 2 दिन लगेंगे। बी के अंदर 5 दिन लगेंगे, सी के अंदर 1 दिन। डी को करने से पहले हमारा बी का खत्म होना जरूरी है और डी के अंदर 10 दिन लगेंगे। ई को करने के लिए ए और डी का होना जरूरी है और हमारे पास 3 दिन लगेंगे। एफ को करने के लिए सी का ख़त्म होना ज़रूरी है और एफ के लिए हमें 6 दिन की ज़रूरत है, और जी को करने के लिए हमारे पास ई और एफ की रिक्वायरमेंट है और इसको 8 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले पेपर के ऊपर वही पुरानी एक्टिविटी और नोड्स की नोटेशन लिख देता हूं कि जी आपके पास अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, और दरमियान में यहाँ हम लिख देते हैं एक्टिविटी का नाम, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, ए बी सी, और यहाँ हम लिख देते हैं उसका टाइम कितना लगेगा या उसका ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक्टिविटी और नोड का नेटवर्क बनाते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग द नेटवर्क, एक्टिविटी और नोड नेटवर्क। स्टार्ट हम करते हैं, स्टार्ट पॉइंट के बाद हमारे पास एक्टिविटी ए है, हमारे पास एक्टिविटी बी है और हमारे पास एक्टिविटी सी है। ठीक है, एक्टिविटी ए को 2 दिन चाहिए ख़त्म करने के लिए, एक्टिविटी बी को 5 दिन चाहिए, एक्टिविटी सी को 1 दिन चाहिए। इसके बाद एक्टिविटी ए आ जाती है एक्टिविटी ई। हमें पता है कि जी ई ख़त्म करने से पहले हमारे पास ए की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं डी, एक्टिविटी डी को ख़त्म करने से पहले हमारे पास बी को ख़त्म करना ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी एफ ख़त्म स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी सी का ख़त्म होना ज़रूरी है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जी डी जो एक्टिविटी ई है वो ए और डी पे डिपेंडेंट है कि जी ए और डी ख़त्म होंगे तो एक्टिविटी ई होगी। और फिर आखिर में हमारे पास एक्टिविटी जी आ जाती है। एक्टिविटी जी के लिए हमारे पास ई की ज़रूरत है और हमारे पास एफ की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स पुट इन सम ऑफ मोर डिटेल इन द नेटवर्क। अब यहाँ स्टार्ट से मैं इधर तीनों के लिए एरो लगा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट से हमने ये 3 एक्टिविटी की और उनके हमने एरो शो कर दिया। एक्टिविटी डी को करने के लिए कितना दिन चाहिए, हमें 10 दिन चाहिए। एक्टिविटी 3 को करने के लिए हमें 3 दिन चाहिए। जी को करने के लिए हमारे पास 8 दिन की ज़रूरत है और एफ को करने के लिए हमें 6 दिन की ज़रूरत है। लेट मी करेक्ट इट हेयर, लेट्स गो विद द option here, eraser option, and let me erase this. एक्टिविटी जी जो है, एक्टिविटी जो एफ है उसको हमें 6 दिन चाहिए। ठीक है, तो ये हम उसी तरीके से एक्टिविटी ऑन नोड की जो रिप्रेजेंटेशन है हम वही कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि जी इसके अंदर क्रिटिकल पाथ क्या है। हमने एक्टिविटी ऑन नोड रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया है इस प्रोजेक्ट की, अब हमने इसका कंप्लीशन टाइम निकालना है, हमने इसका क्रिटिकल पाथ निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस पे फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कराना पड़ेगा। फॉरवर्ड पास कराते हैं इस पे सबसे पहले, 0 दिन से स्टार्ट की एक्टिविटी, 2 दिन उसने लिए, 2 दिन खत्म हुए। इस एक्टिविटी को 0 से स्टार्ट किया, 5 दिन लेंगे तो 5 दिन खत्म होंगे। इस एक्टिविटी को हमने सी को 0 से स्टार्ट किया, अर्लीस्ट स्टार्ट, और जब हमने इस पे किया तो 1 दिन की जरूरत है तो अर्लीस्ट फिनिश इसका ये हो गया। ठीक है, अब डी को
जो डी का केस है उसको 10 दिन चाहिए। आपका डी से किस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है? डी आपका बी पे डिपेंडेंट है, एक्टिविटी बी पे। तो 5 दिन पे ये स्टार्ट होगा इसका अर्लीस्ट स्टार्ट, और अर्लीस्ट फिनिश इसका 15 दिन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एफ जो है वो सी पे डिपेंडेंट है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट ये 1 से हो सकता है और ये 7 पे खत्म होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं एक्टिविटी ए। अब हमारे पास एक्टिविटी ई आ गई है। एक्टिविटी ई के लिए हमारे पास ए की जरूरत है। ठीक है, ए खत्म होना जरूरी है और हमारे पास डी खत्म होना जरूरी है एक्टिविटी ई को शुरू करने के लिए। तो अब आप देखें कि जी अर्लीस्ट फिनिश डी 15 दिनों में खत्म होगी और एक्टिविटी डी ए जो है वो 2 दिनों में खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? जब हम फॉरवर्ड पास कर रहे होते हैं ना, तो अब एक एक्टिविटी, उसके लिए 2 एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है। अब ई को शुरू करने के लिए ए और डी की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब फॉरवर्ड पास करेंगे, तो इन दोनों में से इधर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू इसकी अर्लीस्ट स्टार्ट होगी। तो यहां हमने 15 लिख दिया, 3 दिन लेगा तो ये 18 पे हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब आप देखें यही केस बन रहा है आपका जी में, कि जी में एक आपके पास ई है और दूसरा आपके पास एफ है। तो क्या करेंगे हम उसका? इनमें से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है? 18 है या 7 है? जाहिर बात है इसके अंदर 18 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये 18 + 8 26। ठीक है। तो यहां से हमने अब इस प्रॉब्लम का फॉरवर्ड पास किया तो हमने निकाल लिए कि जी इसका जो अर्लीस्ट फिनिश है इस प्रोजेक्ट का वो हमारे पास 26 डेज में हो सकता है। चलें, अब हमने क्योंकि क्रिटिकल पाथ निकालना है, तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमें उन एक्टिविटीज का पता होना चाहिए जिनके अंदर स्लैक 0 हो। तो अब कैसे हम फाइंड करें कि कौन सी एक्टिविटीज जिनका स्लैक 0 है? तो अब हमें बैकवर्ड पास करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पास तो हमने कर लिया ना सारी एक्टिविटीज का, अब हम बैकवर्ड पास करते हैं और देखते हैं कि किन एक्टिविटीज के अंदर स्लैक 0 है। अब ये जी का तो जाहिर बात है लेटेस्ट फिनिश जो हम वही 26 पे खत्म हो रहा है, तो हम 26 से ही स्टार्ट करेंगे इधर से। इसमें से हम 26 में से -8 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस के अंदर जी पे डिपेंडेंट ई और एफ दोनों है, तो ये 18 है, तो 18 एफ के केस के भी अंदर लेटेस्ट फिनिश 18 और इसमें से -6 करेंगे तो इट विल बी 12। अब इसी तरह ई के केस के अंदर आप 18 करोगे, 3 निकालोगे तो 15। यानी कि अब देखें 7 एफ का अगर आप देख रहे हो तो एफ को अगर आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप पहले दिन स्टार्ट करोगे और उसको 7वें दिन में खत्म करोगे। तो इससे अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश से ये पता चलता है, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश से ये पता चलता है कि आप एफ को 12 दिनों तक डिले कर सकते हो। 12वां दिनों पे शुरू करोगे, 18वें दिन पे खत्म कर दो, आपका प्रोजेक्ट पे कोई मसला नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से ये अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं, ई पे डिपेंडेंट है डी और ए एक्टिविटीज। ठीक है। तो हम ए के लिए 15 रखेंगे, इधर 2 दिन निकाल लें इसमें से तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब एक्टिविटी ए जो है आप उसका अर्लीस्ट स्टार्ट कीजिए, आप उसको पहले दिन या 0 टाइम पे स्टार्ट करोगे, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसको 2 दिन तक ले जा सकते हो। ठीक है। एक्टिविटी ए को आप 13 दिनों तक डिले भी कर सकते हो और 15 दिनों तक इसको खत्म कर सकते हो। तो ये इसका लेटेस्ट स्टार्ट है और लेटेस्ट फिनिश। अब डी को हम देखते हैं, डी का जो होगा लेटेस्ट फिनिश दैट विल बी 15 और ये 10 दिन लेगा तो ये 5 आपके पास आ गया। ठीक है। इसी तरह अब हम बी का देखते हैं, बी का 5 इधर आ गया और 0 आपके पास इधर आ गया। सी का अगर हम देखें तो आपके पास 12 इधर आ जाएगा और 1 निकाल के 11 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जो क्रिटिकल पाथ पे हैं? क्रिटिकल पाथ के लिए हमें स्लैक निकालना पड़ेगा। स्लैक निकाल के अगर आप देखो तो आप इन दोनों का
इन दोनों का या इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो तो आपके पास स्लैक आ जाएगा। अब इस केस में स्लैक इन दोनों का डिफरेंस लो क्या है, 0, ठीक है। तो आपके पास इधर s इक्वल टू 0 है इसका। इन दोनों का या इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो तो इसमें भी स्लैक इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो तो इसमें भी स्लैक इक्वल्स टू 0 है। इसी तरह इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो तो इसमें भी स्लैक इक्वल्स टू 0 है। इस केस के अंदर स्लैक इज अराउंड, इस केस के अंदर स्लैक आपके पास 11 का है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये भी स्लैक अराउंड आपके पास 11 का है, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ वो होता है उन एक्टिविटीज का जिनका स्लैक 0 हो। तो हमारे पास एक्टिविटी बी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी जी जो है ये क्रिटिकल पाथ पे लाए करती हैं, ठीक है। तो इसका कह सकते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम तो है, वो तो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 26 डेज, ठीक है। आप इस प्रोजेक्ट को 26 डेज में कर सकते हो। क्रिटिकल पाथ इसका क्या है, critical path of this project is activity B, activity D, activity E and activity G. This is the critical path of your project. ठीक है। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी कि जी आपने एक्टिविटी ऑन नोड से आपने एक इस प्रोजेक्ट को मॉडल करना है, हमने वो मॉडल कर दिया, ठीक है। फिर उसने कहा आप हमें क्रिटिकल पाथ बताओ इस प्रोजेक्ट का, क्रिटिकल पाथ हमने देख लिया और फिर हमने कहा कि जी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कब है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हमने निकाल ली। किस तरीके से निकाली, फिर उसका जो चौथा पार्ट था स्लैक निकालना, वो स्लैक हमने सारी एक्टिविटी, एक दो एक्टिविटीज का क्रिटिकल पाथ वाली भी निकालनी है। इसका भी अगर आप स्लैक निकालोगे तो 0-13, इसका स्लैक इज अबाउट 13, एक्टिविटी ए का, एक्टिविटी सी का स्लैक इज अबाउट 11, एक्टिविटी एफ का स्लैक इज अबाउट 11, बाकी सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट के, अब इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि जी 26 दिनों में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इसके अंदर बी, डी, ई और जी हैं और इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो टाइम हमने दिया हुआ है इसी टाइम पे ये एक्टिविटीज हम खत्म करें, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 3.6. Now let us start with another problem, which is problem 3-14. 3-14 क्या है? A company XYZ installs carpet in commercial offices. The boss of the company XYZ has been concerned with the amount of time it took to complete this several recent jobs. Some of his workers are very unreliable. ठीक है कि जी आप इनकी वर्कर में अनरिलायबिलिटी, काम खत्म करने में अनरिलायबिलिटी आ रही है, तो फिर हम क्या करें, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं सवाल के कि जी डिटरमिन द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम भी बताएं एंड वेरिएंस भी बताएं। अब जब देखें वेरिएबिलिटी, हमने पढ़ा था ना पर्ट वेरिएबिलिटी को हैंडल करता है, तो एक्टिविटीज के अंदर जब वेरिएशन आ रही हो तो फिर उसको किस तरह से हम करेंगे सॉल्व। डिटरमिन द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड क्रिटिकल पाथ, हमें बताएं कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा और उसका क्रिटिकल पाथ क्या है। डिटरमिन अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश एंड स्लैक ऑफ ईच एक्टिविटीज। हमने ये भी देखना है कि जी एक्टिविटीज के अंदर उनके अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश क्या है और उनके अंदर स्लैक क्या है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट XYZ कंपनी विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन 40 डेज। अब इसके अंदर हमने ये भी देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी 40 डेज के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है।
एक्टिविटीज वही दी हुई है टेबल के अंदर नीचे। प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज ये हैं, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के। ये सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज हैं जो हमने प्रोजेक्ट में करनी है। प्रोजेक्ट क्या है? कारपेट आपने इंस्टॉल करना है एक कमर्शियल ऑफिस में। एक्स कंपनी XYZ ये काम करती है, ठीक है। कंपनी का जो बॉस है उसके पास अनरिलायबल वर्कर्स हैं, उसको पता होना चाहिए कि विद दिस अनरिलायबल वर्कर्स मैं अपना काम कितने टाइम तक खत्म कर लूंगा। हर एक्टिविटी का उन्होंने हमें एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है जो ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक मीन टाइम दिया हुआ है कि जी मोस्ट प्रोबेबल टाइम के जी ये 6 डेज में खत्म हो एक्टिविटीज है, और एक पेसिमिस्टिक टाइम दिया है कि अगर कोई वर्कर नहीं आता तो वो काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक है। और उसके बाद एक आखिरी कॉलम के अंदर हमें रिलेशनशिप इमीडिएट प्रेडिसेसर्स बताए हुए हैं कि जी इन एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटीज खत्म होना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट उसमें था कि जी आपने सारी एक्टिविटीज की मीन एंड वेरिएंस निकालनी है, ठीक है। अब ये पर्ट है, तो अगर आपको याद हो पर्ट के अंदर यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम 3.14। सो 3.14 का सॉल्यूशन हम करते हैं। आपको पता हो कि जी पर्ट के अंदर एक्टिविटीज के कंप्लीशन टाइम जो होता है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का उसने बताया हुआ है कि जी एक मीन टाइम जो टी से रिप्रेजेंट होता था और वो था a प्लस 4m प्लस b। ऑप्टिमिस्टिक टाइम a, मीन टाइम, मोस्ट प्रोबेबल टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, और इस सारे को हमने 6 से डिवाइड कर देना था। ये इसका एक्सपेक्टेड टाइम हमें पता चल रहा है, या मीन टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, ऑफ द एक्टिविटी। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ना, तो उसके लिए हमें एक मीन चाहिए और एक वेरिएंस हमें चाहिए। तो एक्टिविटी की जो वेरिएंस थी वो इस फॉर्मूला से शो हो रही थी, वो v से रिप्रेजेंट होती थी, और b पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दो, और उस सारे डिवीजन को जब स्क्वायर कर लोगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। वेरिएंस अगर आपको याद हो इट्स अ स्क्वायर्ड वैल्यू, जब इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। चले मैं आपको एक दो एक्टिविटीज का निकाल के दिखा देता हूं कि जी किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। आपके पास एक्टिविटी ए की जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो होगा 3 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास इसका निकल आएगा 5.88 डेज, ठीक है। ये आपके पास, अब इन एक्टिविटीज के अंदर वेरिएशन आ रही है ना, तो इन एक्टिविटी की वेरिएशन को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो इस तरीके से उसकी एक मीन टाइम निकाल लेंगे। इसी तरह एक्टिविटी ए की जो वेरिएंस निकलेगी वो निकलेगी v ऑफ एक्टिविटी ए विच इज इक्वल टू जो b उसकी वैल्यू है पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जब उनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 5/6 आ जाएगा, और इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.69 डेज स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो वो डेज में आ जाएगा। इसी तरह जब हम एक्टिविटी बी के बारे में करते हैं, हम उसका ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मीन टाइम डालेंगे 4 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 3.66 डेज आ जाएंगे। और इसी तरह जब हम वेरिएंस निकालेंगे बी की तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.11। इसी तरह अब हम करते जाएंगे सारी एक्टिविटीज का
लेट मी राइट डायरेक्टली द वैल्यूज हेयर. टी ऑफ डी जो निकलेगा वो आपके पास 7 निकलेगा. टी ऑफ ई जो है आपके पास 4 निकलेगा. टी ऑफ मीन टाइम ऑफ एक्टिविटी एफ जो है वो आपके पास 10 निकलेगा. मीन टाइम ऑफ एक्टिविटी जी जो है वो आपके पास 2.166 निकलेगा. इसी तरह मीन टाइम ऑफ एक्टिविटी एच जो है आपके पास that will be 6. Mean time of activity I will be 11. Mean time of activity J is about 16.33 and mean time of activity K जो है वो आपके पास 7.33 निकलेगा. ये सारी की सारी वैल्यूज हमने उन्हीं दो जो फॉर्मूलाज मैंने आपको ऊपर बताए हैं उनसे हमने निकाल ली. अब हम वेरिएंस की देख लेते हैं. ये मैं इसको जरा सा अलहदा कर देता हूँ मीन सेक्शन को. वेरिएंस का जो सेक्शन है उसी तरीके से जो फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ है उसी फॉर्मूला से अब हम निकालेंगे. वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी सी जो है दैट विल बी अबाउट 0.11. वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी D will be equal to 0.11. Variance of activity E is about 0.44. Variance of activity F is about 1.78. Variance of activity G is about 0.25. Variance of activity H is about 1. Variance of activity I is about 0.11. Variance of activity J is about 1. Variance of activity K is about 1.78. ये सारी कैलकुलेशंस हमने इन दो फार्मूला से की हैं. आपके पास हर एक्टिविटी का ऑप्टिमिस्टिक मीन एंड पेसिमिस्टिक टाइम है, आप उनसे निकालेंगे और इन फार्मूला को यूज़ करके हमने ये सारी कैलकुलेशंस नीचे की हैं. मैंने आपको पहली कैलकुलेशंस करके दिखा दी हैं विद टी ऑफ ए एंड टी ऑफ बी एंड वी ऑफ ए. बाकी सारे इसी तरीके से सारी हम ये वैल्यूज डालेंगे, चार्ट से देखेंगे और उसके अंदर ये वैल्यूज डाल के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. अब आगे चलते हैं. अगला पार्ट उसका था कि जी अब आपने बताएं कि इसकी कंप्लीशन टाइम क्या है, इसका क्रिटिकल पाथ क्या है, इसमें स्लैक क्या है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अब निकालते हैं किस तरीके से. लेट्स डू इट. हम उसी तरीके से नेटवर्क बनाएंगे. इसका नेटवर्क ज़रा एक्सटेंसिव है, पहले से स्टार्ट करेंगे हम इसको. ठीक है, एक्टिविटी ए को रखेंगे इधर, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी. एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी एफ आती है. एफ के बाद एक्टिविटी ए के बाद ई आती है. लेट मी मेक इट लाइक दिस. ठीक है, ई के बाद यू हैव एन एक्टिविटी जी जो ई पे डिपेंड करती है. जी जो है वो एफ पे जाती है. let me start over. start. और इसके बाद एक्टिविटी ए है, फिर उसके बाद एक्टिविटी एफ है, एक्टिविटी एच है और एक्टिविटी के है. ये आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश करें. मैंने ये घर से बनाया हुआ है तो मैं उसको जल्दी से लिख देता हूँ. यहाँ से आपके पास सी एक्टिविटी है. सी के बाद हम डी की बात करेंगे. बी के बाद ई आएगा. बी के बाद ई है. ई से जी आपका रिलेशनशिप जाएगा. ए से जी है आपका और ए से एफ है. ई से एफ है आपके पास और एफ से एच है और एच से के है.
जी से आपके पास आई है, ठीक है, और आई से आपके पास के है। इसी तरह सी से आपके पास डी है और सी से जे है, ठीक है। ये आपके पास सी से जे और सी से के। इसी तरह स्टार्ट से सी पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा और ए पे होगा। I hope I have made all the connections here and then you have a D connection here. तो ये आपकी पूरे की पूरी प्रोजेक्ट की नेटवर्क डायग्राम है, जिसमें A है, A पे A से रिलेशनशिप है F का और G का, फिर B है, B का रिलेशनशिप है E के साथ, E का रिलेशनशिप G के साथ है और E का रिलेशनशिप F के साथ है। इसी तरह C एक्टिविटी का D के साथ है और J के साथ है और D का E के साथ है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट बाय पुटिंग इट। अब मैं इसका फॉरवर्ड पास करता हूँ। एक्टिविटीज के जो मीन टाइम हमने पहले निकाल लिए हैं, एक्टिविटी का A का जो था 5.83 था, एक्टिविटी बी का जो था वो 3.6 था। ये अब पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो मीन टाइम्स निकाले हैं अब हम वो लिख रहे हैं। सी का जो था वो 2 डेज था, एफ का जो था वो 10 दिन था, ई का आपके पास 4 दिन था, डी का आपके पास 7 डेज था, जे का 16.3, ठीक है, आई का आपके पास 11 डेज था, तो जी का आपके पास 2.16 था और एफ का आपके पास 10 है, एच का आपके पास 6 था और के का आपके पास 7.33 डेज था। सारों की आई थिंक मैंने लिख दिया सारों की। ये सारी जो मैंने एक्टिविटी के ड्यूरेशंस लिखे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज के हमने ड्यूरेशन, ये वो वाले ड्यूरेशन है जो हमने पिछली स्लाइड में मीन से निकाले हुए थे, जो फॉर्मूला दिए थे ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। तो ये हमने वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज लिख दी हैं इन एक्टिविटीज की। अब हम इस पे फॉरवर्ड पास करेंगे। जब हम फॉरवर्ड पास करेंगे, एक्टिविटी ए 0 से स्टार्ट होगी, बी भी 0 से स्टार्ट होगी, सी 0 से स्टार्ट होगी। लेट मी अगेन पुट हियर अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश। ये इस तरीके से अब मैं सारी की सारी वैल्यूज इनके आसपास लिखूंगा। तो इनका अर्लीस्ट स्टार्ट ए बी सी का 0 से हो रहा है। ए जो होगी वो 5.83 डेज में ख़त्म होगी और इसी तरह हम 13.23 एफ के केस में होगा, जी के केस के अंदर 13 एंड 15.16 हो जाएगा, बी के केस में 0 से 3.6 हो जाएगा। अगेन आई हैव डन देम बिफोर हैंड। आप लोग इस पे जब फॉरवर्ड पास करोगे तो आप उसी तरीके से, अगर एक्टिविटीज के पीछे किसी एक्टिविटी से पहले 2 एक्टिविटीज हैं, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू जिसकी है वो आपने लगानी है, तो वो सारे का सारा उस तरीके से आप फॉलो करो इसको। इसी तरह डी की जो एक्टिविटी है वो 2 से शुरू होगी 9 पे, जे जो है वो 2 से 18.3 पे ख़त्म होगी। ई के लिए आप 9, अब ई के केस में आप देखें ना, ये ई डिपेंड कर रहा है डी पे और ई पे डिपेंड कर रहा है। ई जो है वो डी और बी पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? डी की है। तो ये 9 पे स्टार्ट होगा और ये 13 पे ख़त्म होगा, 13 दिनों पे। अब ये जी की ओरिजिनल जो है वो 2.16 इसका मीन टाइम है, तो अब ये 13 से स्टार्ट होगी। अब जी जो है वो ए पे डिपेंड कर रही है और ई पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई की है, तो 13 डेज पे स्टार्ट करेंगे और हम इसको 15.6 पे करेंगे। इसी तरह जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? ई पे डिपेंड कर रही है और वो
ए पे डिपेंड कर रही है। तो ई की 13 डेज है तो एफ को हमने 13 डेज से स्टार्ट करना है और 28 डेज पे। ये मैं अभी फॉरवर्ड पास करके सारी वैल्यूज को लेके लिख रहा हूं, फॉरवर्ड पास। अब आगे एच की वैल्यू हम देखते हैं। एच के अंदर 23rd डेज इज द अर्लीस्ट स्टार्ट और 6 दिन इस पे जब लगेंगे तो ये 29th डे पे खत्म हो जाएगा। आई जो है वो डिपेंड किस किस पे कर रही है, वो जी पे डिपेंड कर रही है, तो ये 15.16 पे स्टार्ट होगी और ये जाके 26.16 पे खत्म होगी। और अब ये के किस पे डिपेंड कर रही है, ये एच पे और आई पे डिपेंड कर रही है, तो ये 29th, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है 29 और 36.33। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉरवर्ड पास सारी एक्टिविटीज का कंप्लीट कर लिया। अब हम बैकवर्ड पास करते हैं तेजी तेजी से। 36.33 से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 29, आई के केस के अंदर 29 और उसमें से -11 कर देंगे तो 18, एच के केस में 29 हम ले लेंगे और उसमें से -6 करेंगे तो 23 हो जाएगा। एफ के अंदर 23 से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से -10 कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं ना, इसमें हमने लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश की वैल्यूज निकालनी है, तो हम अब इसके अंदर बैकवर्ड पास कर रहे हैं। बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास करने के बाद ही हमें उन एक्टिविटीज का पता चलेगा जिनके अंदर स्लैक 0 है और जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने एफ की निकाल ली। जी के केस के अंदर जो होगी, जी का तो मीन टाइम 2.16 था, तो 18 पे ये स्टार्ट, इसका लेटेस्ट फिनिश 18 है और ये 15.84 इसका लेटेस्ट स्टार्ट होगा। ई के केस के अंदर दिस विल बी 13 एंड 9। बी के केस के अंदर, ए के केस के अंदर विल बी 13 एंड 7.17। ठीक है, और बी के केस के अंदर इट विल बी 9 एंड 5.4। ठीक है, सी के केस के अंदर इट विल बी 9 एंड डी के केस के अंदर इट विल बी 9 एंड 2। जे जो है, अब आप देखें जे इज इंडिपेंडेंट। जे किसी पे, जे के बाद कोई आपने एक्टिविटी नहीं करनी तो फिर आप इसको जे को शुरू कर सकते हो। इसका जो लास्ट पॉसिबल टाइम है लेटेस्ट फिनिश का वो 36.33 है और इसमें से आप 16 वैल्यू कर दो तो 20 आप इसके अंदर माइनस करके 36.33 से जब आप -16.6 करोगे तो यू विल हैव अ 20। इन दोनों के अंदर आप देखो मिनिमम वैल्यू बैकवर्ड पास करने में जब भी ऐसा केस आ जाए तो मिनिमम ऑफ द टू, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उन दोनों को इधर हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 आ जाएगी और यहाँ 0 आ जाएगी। तो लेट मी शो यू दी पॉइंट्स के जी जहां मैंने मिनिमम देखी है, इस पे भी मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली है दोनों की कि जी इसकी जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू होगी वो इसके और इसके वैल्यू की जो दोनों में से जौन सी मिनिमम होगी। इसी तरह इस पॉइंट पे हमने निकाली है तो इसकी और इसकी दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हम इधर लिखेंगे। इसी तरह अगर आप देखो जी और ई के इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे हमने देखी है ई निकालने के लिए हमने जी की वैल्यू और जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू में से जौन सी एफ की जो है ये वाली वैल्यू, उनमें से जौन सी मिनिमम है वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से जब आप बैकवर्ड पास कर रहे होते हो तो जो रूल हमने पढ़ा था स्लाइड के अंदर के जी मिनिमम ऑफ दी टू, वो हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई के जी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम मिटा सकते हैं। तो लेट मी डिलीट दीज पॉइंट्स, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इस लाइन को भी मैं मिटा देता हूँ
और फिर मैं इधर स्लाइड पे फिर से इधर 2 लिख दूं। ठीक है, अब कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर स्लैक है या कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर स्लैक नहीं है। ठीक है, आप देखो जो सी है, इधर से अगर आप देखो तो सी के अंदर स्लैक नहीं है। अगर आप इन दोनों का और इन दोनों का या इन दोनों का अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट स्टार्ट का डिफरेंस लो या अर्लीस्ट फिनिश या लेटेस्ट फिनिश का डिफरेंस लो तो उसके अंदर आपके पास स्लैक 0 है। तो ये एक्टिविटी जो है ना उसके अंदर स्लैक बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर स्लैक 0 है। फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर स्लैक नहीं है बिल्कुल, वो ये वाली एक्टिविटी है डी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर स्लैक नहीं है, वो एक्टिविटी ई है। फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर स्लैक नहीं है, दैट इज एक्टिविटी एफ। ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर भी स्लैक बिल्कुल नहीं है। देखें इसका, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लें या इन दोनों का आप डिफरेंस लें तो आपके पास 0 निकलता है दोनों का। फिर उस एफ के बाद कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी एच जिसके अंदर स्लैक नहीं है, और एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी के जिसके अंदर स्लैक नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई प्रोजेक्ट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या है, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट या कंप्लीशन टाइम जो है दैट इज 36.33 डेज। ठीक है, इतने दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर हमने देखना है कि जी क्रिटिकल पाथ कौन सा है इसके अंदर। इसके अंदर जो क्रिटिकल पाथ है दैट इज एक्टिविटी सी से डी, डी से आपके पास ई, ई से आपके पास एफ, एफ से आपके पास एच, एच से आपके पास के। ये वो एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आपके पास कोई स्लैक नहीं है, और इन एक्टिविटीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होगे। ठीक है, इसी तरह आप इसका जो अगला पार्ट था, पहले पार्ट में तो हमने देख लिया एक्टिविटीज की, हमने मीन वैल्यूज निकाल ली। इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर यही कहा गया था कि जी आप सारी एक्टिविटीज की मीन एंड वेरिएंस निकालें। फिर आप बताएं कि जी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर क्रिटिकल पाथ कौन सा है। अब हमने देखना है कि जी प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई चेंज आ रही है, या प्रोजेक्ट की इसका थर्ड पार्ट इज डिटरमिन ES, EF, LS, LF एंड स्लैक ऑफ ईच एक्टिविटी, वो हमने बता दी, हमने देख ली वो क्रिटिकल पाथ पे। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आप स्लैक इंडिविजुअली निकाल सकते हो। वो जो स्लैक है पार्ट सी का वो मैं आपको बता देता हूँ सारी एक्टिविटीज़ के कौन कौन से हैं। तो इसका जो पार्ट सी है वो मैं भी कर देता हूँ, और इसका जो पार्ट डी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी XYZ विल फिनिश द प्रोजेक्ट इन 40 डेज, वो भी हम देखते हैं। तो पार्ट सी जो है वो हम अभी कर देते हैं। पार्ट सी जो है इसके अंदर कि जी हमने सारी एक्टिविटीज़ के अंदर स्लैक बताना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्टिविटी A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K। ठीक है, ये एक्टिविटीज हैं और इनका स्लैक कितना है वो मैं सारे का सारा बता देता हूं इसके अंदर। एक्टिविटी A के अंदर यू हैव 7.17 डेज का स्लैक है, B के अंदर आपके पास 5.33। ये जब आप उनकी एक एक एक्टिविटी को जब आप इसको फॉलो करोगे अपनी डायग्राम में, जब उनका डिफरेंस निकालोगे ना स्लैक निकालने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा उन दोनों का डिफरेंस। ये है सी के अंदर जो स्लैक है क्या है, सी के अंदर स्लैक 0 है, डी के अंदर स्लैक 0 है, ई के अंदर स्लैक 0 है, डी के अंदर एफ के अंदर स्लैक 0 है, जी के अंदर 2.83 डेज का स्लैक है, एच के अंदर 0, आई की 2.88 स्लैक है, और जे के अंदर 18 डेज का स्लैक है, एंड के का आपके पास 0। तो ये जो है जिनके अंदर 0 का स्लैक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही हैं।
ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटीज के अंदर कुछ ना कुछ गिव है कि जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यानी कुछ ना कुछ टाइम है जो आप जो टाइम है जिसको आप आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा जी, अब पार्ट डी में वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जी ये प्रोजेक्ट जो है 40 दिनों में खत्म हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो टाइम था डी के अंदर कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 40 दिनों में आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी दैट दिस project is completed in 40 days। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम आपको पता है, हमारा जो निकला है वो 36.33 है। अब हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी के 40 दिनों में क्या प्रोबेबिलिटी है कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जी क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी थी। क्रिटिकल एक्टिविटीज जो थी, क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज थी वो सी थी, डी थी, ई थी, एफ थी, एच थी और के थी। ठीक है, ये आपकी क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज थी। अब आपने इन एक्टिविटीज की वेरिएंस भी निकाली है पहली स्लाइड के अंदर। इसमें अगर आप देखें तो वेरिएंस क्या थी, इन सारों की वेरिएंस ऑफ दीज एक्टिविटीज वाज सी की जो थी वो 0.11 थी, प्लस डी की भी 0.11 थी, प्लस ई की भी आपके पास 0.44, एफ की जो थी आपके पास 1.78 थी, एच की आपके पास 1 थी और के की 1.78 थी। जब आप इस सारे को ऐड अप करोगे तो आपके पास प्रोजेक्ट की जो वेरिएंस आ रही है, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, प्रोजेक्ट की जो वेरिएंस आ रही है दैट इज 5.22। ठीक है, आप इसका प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे तो प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जब आप इसका अंडर रूट करोगे वेरिएंस का तो वो आपके पास ये आ जाएगा, अंडर रूट वैल्यू इज अबाउट 2.28 डेज। ठीक है, अब आपको अगर याद हो कि पर्ट की अजम्पशन के प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एक्टिविटीज की तो कंप्लीशन टाइम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से होती थी ना, प्रोजेक्ट्स की जो कंप्लीशन है दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उस प्रोजेक्ट की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो सारी एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी वेरिएंस एड अप कर देंगे। प्रोजेक्ट के अंदर जितनी वेरिएंस है वो क्रिटिकल पाथ पे जितनी एक्टिविटीज है उनकी वेरिएंस को एड अप कर दें। तो हमने यहां से ये प्रोजेक्ट की वेरिएंस इसी तरीके से निकाली है, या प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाली है वो प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ पे है उनकी वेरिएंस निकाली, उनको एड अप किया और उसको अंडर रूट जब कर लिया तो हमने प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब वो कहता है कि मुझे बताओ कि 40 दिनों में क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें z की वैल्यू चाहिए 40, इसको हम ऐसे लिखेंगे ड्यू डेट, z इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, ये सारे का सारा ऐसे, इस सारे को हमने डिवाइड कर देना है प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब वो कह रहा है 40 दिन में खत्म होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम ड्यू डेट पे 40 लिख देंगे माइनस एक्सपेक्टेड जो हमने 36.33 प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट निकाली और डिवाइडेड बाय 2.28 जो हम अभी पहले निकाल चुके हैं। जब ये वैल्यू आप देखोगे तो ये 1.60। अब ये आपके पास z की वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को आपने जाके अपेंडिक्स 1 में आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना है। 1.60 पे आपको वो टेबल क्या वैल्यू देगा, 1.6 वैल्यू पे वो टेबल आपको इस तरह की एक वैल्यू दे रहा होगा जिसकी वैल्यू आएगी 0.445। ठीक है, अब आपने क्योंकि देखें जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है ना, तो जब आप उसको देखोगे तो वो मीन से 1.6 स्टैंडर्ड डेविएशन की आपको वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, मीन अगर ये है तो उससे 1.6 की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पे आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी दे रहा होगा। तो ये वाली जब वो प्रोबेबिलिटी आपको देगा तो जो ये आपको दे रहा होगा दैट विल बी अबाउट
0.445। अब हमने इसके अंदर ये भी, क्योंकि ये तो 0 दिन और मैक्सिमम दिन वो ये है ना, और मीन टाइम उसका ये है, तो ये वाली भी अब हमने उसके अंदर ऐड करनी है, तो ये जो होगी ये 0.5 होगी। तो जब आप इस वैल्यू के अंदर 0.5 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी अबाउट 0.94, ठीक है, 945, या अबाउट 94.5% प्रोबेबिलिटी है कि जी आपका जो प्रोजेक्ट है वो 40 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, 40 दिनों या 40 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह यूज़ करना है, वो भी मैंने, अगर कोई एम्बिग्विटी थी लेक्चर के अंदर तो अब हमें क्लियर हो गया है z की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, जाके टेबल में किस तरह से देखनी है, और उसको फिर हमने सॉल्व किस तरह करना है। चलें स्टूडेंट, फिर अब हम देखते हैं अपने इस लेक्चर की आखिरी प्रॉब्लम। वी हैव अ लिटिल टाइम इज़ अ बिट शॉर्ट, सो इसके अंदर मैं आपको जल्दी जल्दी से करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है। प्रॉब्लम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू वर्जन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज बीन कंसिडर्ड बाय XYZ सॉफ्टवेयर हाउस। व्हाट इज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन नॉर्मल टाइम, कि जी अगर आप इसको नॉर्मल टाइम पे कंप्लीट करते हो तो कितना होगा। इफ़ यू विश टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 1 वीक, विच एक्टिविटी शुड बी क्रैश्ड एंड हाउ मच विल इट इंक्रीज द टोटल कॉस्ट, कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को एक हफ्ता कम टाइम में करना चाहते हो तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इट कैन बी क्रैश्ड, हाउ मच वुड द कॉस्ट इंक्रीज, कि कितना टाइम है जो मैक्सिमम टाइम क्या है जिस पे हम इसको क्रैश कर सकते हैं। वही बात आपके पास इसके अंदर आई हुई है कि जी एक्टिविटीज़ शो हुई हुई है। एक्टिविटीज़ के अंदर क्या, एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, क्रैश टाइम दिया हुआ है, नॉर्मल कॉस्ट दी हुई है, क्रैश कॉस्ट दी हुई है, और उसके प्रेडिसेसर्स बताए हुए हैं कि जी कौन कौन से उसके प्रेडिसेसर हैं। मैं जल्दी से इसका बना देता हूँ, आप इसको स्टार्ट करें। ये इसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका बना रहा हूँ एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क मॉडल। तो एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए 4 दिनों में ख़त्म होगी, एक्टिविटी बी है जो 2 दिनों में ख़त्म होगी, एक्टिविटी सी जो है वो 3 दिनों में ख़त्म होगी, एक्टिविटी डी है वो 8 दिनों में ख़त्म होगी, एक्टिविटी ई जो है वो 6 दिनों में ख़त्म होगी, और एक्टिविटी एफ जो है वो 3 दिनों में ख़त्म होगी। इसके बाद एक्टिविटी जी जो है वो 4 दिनों में ख़त्म होगी। रिलेशनशिप ए के बाद डी के बाद जी, और ए से ई से जी, ठीक है, और स्टार्ट इधर ये स्टार्ट से आपके पास सी में, सी से एफ में, और आई थिंक दिस कवर्स दी एंटायर। अब हम इसके अंदर फॉरवर्ड पास करेंगे, 0 to 4, 4 to 12, और 12 to 16, ठीक है। फिर हम इसको फॉरवर्ड का पास करते हैं 0 to 2, दिस इज 0 to 3, ये 3 to 6, ये जो है 2 to 8, और इन दोनों के अंदर जौन सी बड़ी वाली वैल्यू है, एक 8 है एक 12 है, तो हमने 12 यूज़ कर ली जल्दी से। और फिर हम बैकवर्ड पास जब करेंगे, ये हमने अभी क्या किया, हमने अभी फॉरवर्ड पास किया, अब हम बैकवर्ड पास करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटीज़ का स्लैक टाइम निकल आएगा। स्लैक टाइम निकलेगा तो क्रिटिकल पाथ का पता चल जाएगा। तो ये 12 आपके पास हो गया, पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। इसी तरह पीछे लेके जाएंगे तो ये 4 और ये 0 हो जाएगा। इधर से हम पीछे लेके जाएंगे तो ये 12 और 6 आपको दे देगा। इधर से हम लेके जाएंगे तो हम 16 में से 13 तक ले जाएंगे और ये 13 से 10 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इधर से ये आ गई वैल्यूज 8 की, जो बी की है दैट विल बी 6 and 4। तो अब किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर स्लैक है, आप इस एक्टिविटी को देखें, इसके अंदर स्लैक है कि नहीं है, नहीं है। इस एक्टिविटी के अंदर स्लैक है कि नहीं है,
है इस एक्टिविटी के अंदर स्लैक? इस एक्टिविटी के अंदर स्लैक है कि नहीं है? इस एक्टिविटी के अंदर स्लैक है। इस एक्टिविटी के अंदर भी स्लैक है। इस एक्टिविटी के अंदर स्लैक नहीं है। ठीक है, 0 स्लैक है। इस एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी जी जो है, इसके अंदर भी 0 स्लैक है। इस एक्टिविटी के अंदर भी आपके पास स्लैक है। तो आपका जो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा वो एक्टिविटी ए, एक्टिविटी डी, फिर उसके बाद एक्टिविटी जी। ये आपके क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ आपका कौन सा हो जाएगा? ए, डी एंड जी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर देखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि जी ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कितना है। ओवरऑल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज व्हाट? 16 days या 16 वीक्स। ठीक है, इस टाइम में खत्म हो जाएगा। अब इसने कहा है कि जी आपने देखना है कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकालेगी? सारे एक्टिविटीज की जो कॉस्ट है उनको एडअप करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएंगी। सारों एक्टिविटीज जो आपके पास आ रही हैं, नॉर्मल कॉस्ट को जब आप एडअप करोगे, तो जब आप नॉर्मल कॉस्ट को एडअप करोगे तो इट विल बी अबाउट 12,300। दिस इज दी नॉर्मल टाइम पीरियड के अंदर जितनी इसकी कॉस्ट लगेगी। अब दूसरा जो इसका तीसरा जो पार्ट सी है, उसमें ये कहा है इफ यू विश टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 1 वीक, विच एक्टिविटी शुड बी क्रैश्ड एंड हाउ मच विल इट इंक्रीज द टोटल कॉस्ट। अब आपने इसके लिए क्या करना है? आपने इसके लिए हर एक्टिविटी की क्रैश कॉस्ट निकालनी है। क्रैश कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? क्रैश कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पर वीक, क्रैश कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पर वीक। ठीक है, तो वो हर एक्टिविटी के आपने निकालना है। उसके लिए क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम आपने करना है। तो अब हम निकालते हैं एक्टिविटी ए के लिए क्रैश कॉस्ट क्या होगी। एक्टिविटी ए के लिए आपके पास अबाउट $600 पर वीक है। इसी तरह एक्टिविटी बी के लिए आपके पास $600 पर वीक है। ठीक है, इसी तरह एक्टिविटी सी के लिए आपके पास, एक्टिविटी सी कैन नॉट बी क्रैश्ड। अब इसलिए क्रैश नहीं हो सकती क्योंकि उसका मेरे ख्याल में, अगर आप एक्टिविटी सी में जाएं तो एक्टिविटी सी का नॉर्मल टाइम भी 3 दिन है और एक्टिविटी सी का क्रैश टाइम भी 3 दिन है, तो ये क्रैश हो ही नहीं सकती एक्टिविटी सी। अब एक्टिविटी डी के अंदर हम जाते हैं। एक्टिविटी डी के अंदर देखें तो $75 पर वीक के हिसाब से ये क्रैश की जा सकती है और ये 4 हफ्तों तक क्रैश की जा सकती है। एक्टिविटी ई जो है वो $100 पर वीक के हिसाब से होगी। एक्टिविटी एफ जो है वो $1,200 पर वीक के हिसाब से होगी और जो जी है वो $300 पर वीक से हो सकती है। अब ये हमने क्या किया? हमने सारी एक्टिविटीज के निकाल लिए क्रैश कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पर वीक के हिसाब से। अब आप देखो इसके अंदर एक्टिविटी डी जो है, अब हमने इस प्रोजेक्ट को अगर 1 हफ्ता क्रैश करना है, 1 हफ्ता क्रैश करने के लिए हम क्या करेंगे? उस एक्टिविटी को पकड़ेंगे जिसकी क्रैश कॉस्ट सबसे कम है। तो ये आपके पास जो एक्टिविटी डी है, इसको क्रैश कॉस्ट एक हफ्ता हम क्रैश करेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट थी उसकी $12,300। तो जब उसको अंदर क्रैश करोगे तो प्लस उसके अंदर $75 हम ऐड कर देंगे, तो ये आपकी उसकी वो नॉर्मल प्लस क्रैश कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी। जो अगर आप 1 वीक, जो इसका पार्ट सी है ना कि जी किस एक्टिविटी को हम क्रैश करें, अगर हम इस प्रोजेक्ट को 1 हफ्ते तक करना चाहते हैं, तो पार्ट सी का जो आंसर है वो उसके अंदर हम एक्टिविटी डी को क्रैश करेंगे
और हमारा जो पैसा एडिशनल पैसा लगेगा दैट विल बी $75 और एक हफ्ते से वो एक हफ्ता टाइम कम हो जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का। अब हम आखिरी जो इसका पार्ट है, जो पार्ट डी है कि जी हम कितना करेंगे, किस किस एक्टिविटी को हम क्रैश करें, मैक्सिमम क्रैश कर सकते हैं। तो जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो आप इसको देखना कि जी हम एक्टिविटी ए को एक हफ्ता क्रैश कर सकते हैं, एक्टिविटी डी को हम 4 हफ्ते क्रैश कर सकते हैं और एक्टिविटी जी को हम ऑलमोस्ट 2 हफ्ते क्रैश कर सकते हैं। ये मैंने क्यों एक्टिविटी सिलेक्ट की हैं? सबसे पहले मैंने इस एक्टिविटी को प्रेफरेंस दी है क्योंकि ये सबसे सस्ती है। फिर मैंने इस एक्टिविटी को प्रेफरेंस दी है जो कंपैरेटिवली उससे, क्योंकि एक्टिविटीज जो है ए, डी और जी ही आपके पास क्रिटिकल पाथ पे है ना, तो इस क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज डी की सबसे कम कॉस्ट है, फिर उसके बाद जी की ज़रा ज़्यादा कॉस्ट है मगर ये आपकी क्रिटिकल पाथ पे है, और फिर मैंने ए को सिलेक्ट किया है क्योंकि ए की सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, 4 हफ्ते इधर से क्रैश करेंगे, 2 हफ्ते हम इससे क्रैश करेंगे और 1 हफ्ता हम एक्टिविटी ए को क्रैश करेंगे। तो ये मिला के 4, 5, 6, 7 वीक्स आपके पास क्रैश हो जाएगी। मगर इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? एडिशनल कॉस्ट जो आएगी वो उसकी 600 आपकी आएगी। जब हम 1 हफ्ता एक्टिविटी ए को क्रैश करेंगे तो उसकी हमें 600 कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। फिर हमने 4 हफ्ते एक्टिविटी डी को किया है तो हमारे पास ये कॉस्ट आएगी कि 75 इंटू 4, और फिर हमने एडिशनली 2 हफ्ते की एक्टिविटी जी को तो हमारे पास ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब जब हम इनको क्रैश करेंगे तो आप देखोगे कि जी जो एक्टिविटी ई है वो अब नॉन क्रिटिकल पाथ से क्रिटिकल पाथ पे, जब आपने 7 हफ्ते इस प्रोजेक्ट को क्रैश किया है ना, तो एक्टिविटी ई जो है वो पहले 8 हफ्तों में खत्म हो रही थी। तो अब वो 8, जब आप ए, डी और जी को क्रैश करोगे, इसको और इसको क्रैश करोगे तो इस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो फिर इसको भी 1 हफ्ता आपको क्रैश करना पड़ेगा। और जब आप 1 हफ्ता इसको एक्टिविटी ई को क्रैश करोगे तो आपको एडिशनल $100 डालने पड़ेंगे, और इनको जब आप एड अप करोगे तो आपके पास इसका पूरा आंसर आ जाएगा पार्ट डी का 600 प्लस 4 इंटू 75 प्लस 2 इंटू 300 प्लस 100। तो लेट मी ट्राई टू सॉल्व इट। अबाउट 600 प्लस 100 प्लस 600 एंड 25 ऑलमोस्ट 300 कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास, इसको जब आप एड अप करोगे तो दिस विल बी दी आंसर ऑफ द पार्ट डी। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व की इसकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.20। आई होप आपको जो आइडियाज़ थे, जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी लेक्चर के अंदर, वो अब क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके एट दिस पॉइंट हमारा चैप्टर 3 विच इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो ख़त्म होता है। दिस इज़ डॉक्टर फ़हद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।